हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 15 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर। सीजीपीएससी ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 और छत्तीसगढ़ एवं केंद्रीय बजट 2026-27 का बुक मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर ले सकते हैं। यहाँ शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल ऐप सीजी बुक्स कार्ट में भी जाकर के हमारे इस आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट के बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से भी मंगा सकते हैं। सीजी बुक्स कार्ट मोबाइल ऐप में आपको सीजीपीएससी ई पाठशाला के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, अन्य पब्लिकेशन की बुक भी अवेलेबल हो जाएंगे। हमारा जो अभी आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो सीरीज चल रहा है उसका सारा कंटेंट आपको इस बुक में मिल जाएगा। चलिए टॉपिक पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अध्याय 15 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य। सबसे पहले यहां पर है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5। ये अभी हमारे लिए उतना उपयोगी नहीं है क्योंकि एक नया रिपोर्ट आ चुका है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 6, जिसे हम लास्ट में कवर करेंगे। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण पब्लिश होने के बाद जुलाई या जून के मंथ में आया था आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट का नया संस्करण, तो उसको हम लास्ट में कवर करेंगे। ठीक है, वैसे ही ये जो आपका छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य सूचकांक, जिसमें शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर बताया गया है, इससे भी रिलेटेड एक नया आपका अपडेटेड डाटा आया है, उसे भी हम लास्ट में कवर करेंगे। हम शुरू करेंगे यहाँ से, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य योजनाएं। सबसे पहले नंबर पर है जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना जो कि 12 अप्रैल 2005 को इस योजना की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम है आपका जननी सुरक्षा योजना। योजना के नाम में ही उसका सारा उद्देश्य छुपा हुआ। जननी यानी कि बच्चे को जन्म देने वाली माता और उसकी सुरक्षा। देखिए, गरीब गर्भवती महिलाओं के संस्थागत एवं सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देना तथा उन्हें आर्थिक रूप से मदद प्रदान करना। गरीब घर की जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें संस्थागत यानी कि किसी अस्पताल में उनका प्रसव कराना और सुरक्षित प्रसव कराना और उन्हें आर्थिक मदद देना। आर्थिक मदद किस प्रकार से दिया जाएगा वो भी आगे हम देखेंगे। विशेष जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य बच्चों के जन्म के समय मां और नवजात दोनों का मृत्यु दर को कम करना है। इसके लिए सरकार अस्पतालों में बच्चों की डिलीवरी को प्रोत्साहित करती है। अक्सर जो है आपके ग्रामीण अंचल में मुख्यतः जो ग्रामीण डिलीवरी है उसे घर में ही करवाया जाना को प्राथमिकता दिया जाता है, यानी कि घर में किसी दाई माई के द्वारा जो है घर में बच्चों की डिलीवरी कराई जाती है। और जब बच्चे का जन्म होता है तब माता और शिशु दोनों का स्वास्थ्य कंडीशन काफी क्रिटिकल रहता है। जब अगर उन्हें कोई उचित चिकित्सकीय सुविधा नहीं मिली तो दोनों की जान पर खतरा बना रहता है। तो इसके लिए क्या है, प्रदेश सरकार आर्थिक रूप से मदद करके प्रोत्साहित कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा माताएं अपने डिलीवरी को, अपने बच्चे को जो है किसी अस्पताल में आकर के जन्म दे, ताकि माता और बच्चा दोनों का जो जान है वो सुरक्षित रह सके। गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव होने पर आर्थिक सहायता। अगर कोई गर्भवती महिला अपने बच्चे की डिलीवरी हॉस्पिटलों में कराती है, महिलाओं को 1000 रुपए में 1,43,000 हितग्राहियों को योजना का लाभ मिला है। योजना कब प्रारंभ हुआ, कितनी आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जा रही है, दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य सहायता योजना। ये योजना 1 नवंबर 2020 को इस योजना की शुरुआत की गई थी और इसका संचालन प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में किया जा रहा है। सभी नगरीय निकायों का मतलब नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, सभी स्तर के नगरीय निकायों में। ये नगरीय निकाय, देखिए शहरी बात हो रही है, नगरीय क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में चलाई जा रही योजना है। मेडिकल यूनिट 150 मोबाइल मेडिकल यूनिट, MMU शॉर्ट में कहा जाता है, 150 मोबाइल मेडिकल यूनिट का जो है संचालन किया जा रहा है। उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्र की गरीब बस्तियों में निवासरत लोगों तक मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा मेडिकल कैंप के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच और आसान करना है। ठीक है, इसमें जो है
एक बहुत लंबा सा बस रहता है। बस के अंदर जो है कुछ स्टाफ नर्सेस और कुछ आपके डॉक्टर बैठे रहते हैं, और ये बस को ले जा करके झुग्गी जो आपकी शहरी क्षेत्र की जो बस्तियां है, जो आपकी झुग्गी झोपड़ियां है, वहां पर जाकर के बस को खड़ा कर दिया जाता है। जिन्हें भी जाकर के इलाज कराना है वे इस मोबाइल मेडिकल यूनिट यानी कि जो बस बनाया गया है उसमें जाकर के अपना जांच करा सकते हैं। प्रथम चरण में सभी 14 नगरीय निकायों में 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट एम्बुलेंस अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। 14 नगर निगम की बात हो रही है। द्वितीय चरण में नगर पालिकाओं और नगर पंचायत हेतु 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन 31 मार्च 2022 से प्रारंभ किया गया। तृतीय चरण में 30 नवीन एमएमयू यानी कि मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन माह अक्टूबर 2023 से प्रारंभ किया गया। तो सबसे पहले 14 नगर निगम में शुरू किया गया था, उसके बाद जो है 2022 और 2023 से जो है आपका नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में भी इसका विस्तार किया गया। मुख्यमंत्री शहरी स्लम सहायता योजना के अंतर्गत सितंबर 2025 तक 19,000 से अधिक शिविर आयोजित करके 11,96,000 से अधिक मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्या क्या है, डेट इंपॉर्टेंट है, कितने मोबाइल मेडिकल यूनिट है और कब कब किस किस चरण में किस स्थान पर प्रारंभ हुआ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री दाई दीदी क्लिनिक। ये भी आपका मुख्यमंत्री शहरी स्लम सहायता योजना के ही अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री दाई दीदी क्लिनिक जो कि 19 नवंबर 2020 को, डेट इंपॉर्टेंट है, 19 नवंबर जो कि इंदिरा गांधी जी का जन्म जयंती मनाया जाता है इस दिन। तो 19 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री दाई दीदी क्लिनिक की शुरुआत की गई। यह देश की पहली महिला स्पेशल क्लिनिक है। सुविधा, महिला और बालिकाओं के लिए विशेष चलित अस्पतालों में निशुल्क उपचार की सुविधा प्रदान करता है आपका मुख्यमंत्री दाई दीदी क्लिनिक। योजना अंतर्गत ये जो है मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत इसका प्रारंभ किया गया। कोई नया चीज नहीं है। जैसे कि शहरी क्षेत्र की जो बस्तियां हैं वहां पर ले जा करके एक बस जिसके अंदर आपके कुछ जांच के लिए, कुछ आपके जैसे आप पैथोलॉजी लैब के जो उपकरण है वो रहते हैं, कुछ आपके डॉक्टर और स्टाफ नर्स रहते हैं उसके अंदर। अगर आपकी कोई भी समस्या है, आपको बुखार है या शारीरिक कोई समस्या है, बता करके आप वहां से मेडिसिन ले सकते हैं। तो वैसे ही महिलाओं को समर्पित एक अलग से वही मोबाइल मेडिकल यूनिट बनाया गया जिसे नाम दे दिया गया मुख्यमंत्री दाई दीदी क्लिनिक, जहां पर मुख्यमंत्री शहरी स्लम सहायता योजना के अंतर्गत जो मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित है उसमें महिला पुरुष सभी जा सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री दाई दीदी क्लिनिक के अंतर्गत केवल महिला और बालिका ही जा सकती है। ठीक, वर्तमान में 3 नगर निगम में यानी कि रायपुर, बिलासपुर और भिलाई, इन स्थानों पर इस मुख्यमंत्री दाई दीदी क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 सितंबर 2025 तक की स्थिति में दाई दीदी क्लिनिक के द्वारा महिला स्पेशल एमएमयू मोबाइल मेडिकल यूनिट में महिला विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा 72,000 से अधिक महिला मरीजों का उपचार किया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक। अब ये क्या है, जैसे कि अभी हमने देखा मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य सहायता योजना जो हमने देखा जो कि शहरी क्षेत्र के लिए था, ये है आपका मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक जहां पर हाट और बाजार लगते हैं। 2 अक्टूबर 2019 को इस योजना की शुरुआत की गई। हाट बाजार के माध्यम से वन, पहाड़ी, अन्य दुर्गम क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीण जनजाति समूहों तक स्वास्थ्य सुविधाओं का पहुंच आसान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। राज्य के समस्त जिलों और विकास खंडों में इसका विस्तार किया जा चुका है। योजना क्या है, जैसे कि जो ग्रामीण क्षेत्र है या फिर कोई दूरस्थ आपके आबादी वाले जो दुर्गम क्षेत्र के जो छोटे छोटे गांव, मजरे, टोले होते हैं, वहां पर एक निश्चित स्थान पर लगता है बाजार, साप्ताहिक बाजार लगता है। कोई आपके सप्ताह में किसी भी एक दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, सप्ताह में एक निश्चित दिन होता है जहां पर आपका बाजार लगता है और बाजार करने के लिए पूरे गांव भर के ग्रामीण वहां पर पहुंचते हैं। तो यहां पर ले जाकर के एक मोबाइल मेडिकल यूनिट खड़ा कर दिया जाता है, यानी कि वही बस जिसके अंतर्गत आपके डॉक्टर और स्टाफ नर्स की टीम रहती है जो कुछ दवाइयां लेकर के और कुछ पैथोलॉजिक सैंपल या जांच करने के कुछ आपके उपकरण लेकर के उसमें रहते हैं। तो जो ग्रामीण अपने एक तो ग्रामीण जो है ये अपने जो रोजाना की जिंदगी जो उनका डेली का लाइफ शेड्यूल है, ये कृषि कार्य करते हैं या कोई मजदूरी कार्य करने जाते हैं, लेकिन जो सप्ताह में एक दिन
बाजार करने के लिए हर कोई पहुंचता है। तो सरकार का ये उद्देश्य है कि जब कभी भी ग्रामीण बाजार करने के लिए आए तो उस बाजार में सरकार मेडिकल यूनिट लगा करके रखी है, वहां पर जा करके वे अपना जो है इलाज करा सके। इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक शुरू किया गया। साप्ताहिक हाट बाजार में जाकर के मोबाइल मेडिकल टीम, चलित इकाइयों तथा पोर्टेबल मशीन के माध्यम से उपचार, जांच एवं दवाइयों का वितरण किया जाता है। 8 प्रकार के ओपीडी और 10 प्रकार के प्राथमिक लैब जांच की सुविधा इसमें प्रदान की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना। श्री धन्वंतरी जो कि एक आयुर्वेद से संबंधित एक चिकित्सक थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे आपके धन्वंतरी। हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य अलंकरण पुरस्कार भी वितरित किया जाता है धन्वंतरी के नाम पर आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में। इस आपके श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना, इसकी शुरुआत 20 अक्टूबर 2021 से हुई। ठीक, श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर की स्थापना, इसमें मेडिकल स्टोर स्थापित किए जाते हैं जहां से आप दवाइयां खरीदते हैं। लागू प्रदेश के 169 नगरीय निकायों में इसे लागू किया गया है। अब तक जो है 197 मेडिकल स्टोर इसके अंतर्गत खोले जा चुके हैं। लाभ क्या है, जो जेनेरिक दवाइयां होती है उसके एमआरपी पर 50 से 70% तक छूट प्रदान किया जाता है। जेनेरिक मेडिसिन की बात हो रही है। ठीक, उपलब्ध मेडिकल स्टोर में 229 प्रकार के जेनेरिक दवाई तथा 28 प्रकार के सर्जिकल उत्पाद जो है उपलब्ध होते हैं। जेनेरिक मेडिकल स्टोर के माध्यम से निवासियों को उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयां रियायत दरों पर उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका जननी सुरक्षा योजना। इसमें आपको बहुत सारी योजना ही पढ़नी है। जननी सुरक्षा योजना नहीं, जननी शिशु सुरक्षा योजना। 15 अगस्त 2011 को जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, गर्भवती महिला, प्रसूता तथा 0 से 1 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। सुविधा, गर्भवती महिला प्रसूता को अस्पताल में भर्ती होने पर 250 रुपए प्रतिदिन की दर से भोजन उपलब्ध कराए जाने हेतु जिलों को निर्देशित किया गया है। जब आपके कोई गर्भवती महिला के द्वारा बच्चे को जन्म दिया जाता है तो गर्भवती महिला को उचित पोषण मिलना आवश्यक है। अगर जो प्रसूता यानी कि जिस महिला ने बच्चे को जन्म दिया है उस महिला को उचित आपकी पोषण आहार मिलना जरूरी है, क्योंकि महिला को पोषण मिलेगा तो उससे दूध के माध्यम से बच्चे को भी उचित पोषण मिलेगा। तो इस जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से 250 रुपए, ये आंकड़ा याद रखना है ना, 250 रुपए प्रतिदिन की दर से जो है जिलों को निर्देशित किया गया है कि उन्हें भोजन उपलब्ध कराया जाए। नेक्स्ट है आपका शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? इस योजना की शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2020 को। इसका पहले नाम था डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, ये डॉक्टर खूबचंद बघेल हमारे छत्तीसगढ़ के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके नाम पर जो पिछली सरकार थी, भूपेश बघेल जी की सरकार, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना लाई थी। उसी को रीब्रांडिंग कर दिया गया जब सत्ता परिवर्तन हुआ, बीजेपी की सरकार आई, विष्णुदेव साय जी की जो है मुख्यमंत्री बने, तो उनके द्वारा इसी योजना को रीब्रांडिंग करके थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन किया गया है। बाकी ये डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का ही नया नाम है शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना, यानी कि इसे आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा गया है। देखिए उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करना। संचालित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ इसका जो है संचालन किया जा रहा है। सहायता, इसमें 50,000 से 5 लाख तक की स्वास्थ्य सहायता, नगद रहित उपचार, पैसे नहीं दिए जाते, इसमें इतनी राशि के उपचार किए जाएंगे। नगद रहित उपचार की बात हो रही है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि नगद राशि प्रदान की जाएगी इलाज के लिए, तो कथन गलत होगा। इसमें नगद रहित उपचार की बात कही गई है। इलाज, जैसे गरीबी रेखा, एक तो बिलो दी पावर्टी लाइन और एक है एपीएल यानी कि अबव दी पावर्टी लाइन। बिलो दी पावर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को 5 लाख तक की स्वास्थ्य सहायता, नगद रहित उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले एपीएल अबव दी पावर्टी लाइन परिवारों को 50,000 तक की सुविधा, आपके इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। चर्चा में जून 2024 को, जैसे मैंने कहा सत्ता परिवर्तन हुआ, नाम परिवर्तन हुआ, जून 2024 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम परिवर्तित करके शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के रूप में परिवर्तित किया गया। अभी अच्छा, इसके बजट को भी याद रखना। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा 2026-27 में इस योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है।
इससे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है और आगे पूछा भी जाएगा। ठीक, इस आपके शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत बहुत सी योजनाओं को इसमें सम्मिलित किया गया। जैसे मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, पहले चलता था एक स्वास्थ्य कार्ड आता था, ठीक है, हेल्थ कार्ड बनता था, उसका स्थान जो है आयुष्मान भारत कार्ड ने ले लिया। तो उसको जो है, ये बहुत सारी योजनाएं जो प्रदेश में संचालित थी, कुछ केंद्रीय स्तर की थी और कुछ राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाएं थी स्वास्थ्य के लिए, उन सभी को मर्ज कर दिया गया इस आपके शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत। कौन कौन सी योजना? जैसे कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना 2012 में इसे लागू किया गया था। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को 50,000 रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती थी। एक स्वास्थ्य कार्ड, एक हेल्थ कार्ड बनता था पहले। मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना 2008 में इसे लागू किया गया था। 15 साल तक की उम्र के बच्चों को जो है, अगर उनको हृदय रोग है, ठीक है, हार्ट यानी कि दिल की अगर कोई बीमारी है, तो उसकी सामान्य सर्जरी करने के लिए 1,30,000 रुपए, जटिल सर्जरी करने के लिए 1.5 लाख रुपए और बॉल्व रिप्लेसमेंट के लिए, जो आपके हार्ट के जो बॉल्व रहते हैं, उसके लिए 1,80,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती थी इस योजना के अंतर्गत। मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना, श्रवण यानी कि सुनना, ये 2010 से ये योजना लागू है। जन्मजात अगर कोई बच्चे में बहरापन है तो उसे आपके कॉक्लियर यानी कि कंपाइलर इम्प्लांट के लिए, सुनने का मशीन इम्प्लांट के लिए जो है, इसमें सहायता राशि प्रदान की जाती थी, या लगा करके प्रदेश सरकार देती थी। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2014 में इसे लागू किया गया, राष्ट्रीय यानी कि केंद्र सरकार द्वारा प्रवृत्त योजना। तो ये जो है 18 वर्ष आयु तक के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करना, यानी कि नियमित उनके हेल्थ की जांच करना। स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता था बच्चों का। संजीवनी सहायता कोष एक एक्ट है, एक अधिनियम है, 2001 में लागू किया गया। अभी 2025 से किसी एग्जाम में ये आया था, संजीवनी सहायता कोष से रिलेटेड 30 प्रकार की बीमारियों का इसमें इलाज किया जाता है। 1.5 लाख रुपए तक की सहायता राशि इसमें प्रदान की जाती थी। इन सभी योजनाओं को मर्ज कर दिया गया आपका शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, PMSMA। 9 मई 2016 को इस योजना की शुरुआत की गई। योजना किस तिथि को शुरू हो रहा है, इंपॉर्टेंट है। अभी जो है एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसमें सुमिलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तरफ जो है योजनाओं के नाम दे देगा, दूसरी तरफ उनकी तिथियां दे देगा और सुमिलित कीजिए करके प्रश्न आता है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इसकी शुरुआत 9 मई 2016 को हुआ। गर्भवती महिलाओं को गुणवत्ता युक्त प्रसव पूर्व जांच की सुविधा उपलब्ध कराना, यानी कि कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है तो बच्चों को जन्म देने से पहले उनका शारीरिक परीक्षण करना, ठीक है, उन्हें उचित चिकित्सकीय सुविधा मुहैया कराना, अगर कोई मेडिसिन की जरूरत है तो मेडिसिन प्रदान करना। योजना प्रत्येक माह की 9 तारीख तथा 24 तारीख को राज्य के समस्त शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान संचालित किया जाता है। जो भी आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उसमें हर महीने के 9 तारीख को, ठीक है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे महीना है, हर महीने की 9 तारीख को या फिर 24 तारीख को 2 दिन आयोजित होगा, एक शिविर आयोजित होगा जिसमें गर्भवती महिलाएं जाकर के वहां पर अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करा सकती है। इसमें मेडिकल ऑफिसर, स्त्री रोग विशेषज्ञ, प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी एवं निजी चिकित्सकों के द्वारा गर्भवती महिलाओं को संपूर्ण प्रसव पूर्व जांच, बच्चों को जन्म देने के पहले की जांच की बात हो रही है, वो कराया जाएगा। अप्रैल से नवंबर 2025 तक की स्थिति में 2.61 यानी कि 2,61,000 गर्भवती महिलाएं इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुई, यानी कि उनका प्रसव पूर्व जांच हुआ है। नेक्स्ट देखिए, संजीवनी एक्सप्रेस, इसके नाम से आप सभी परिचित होंगे। संजीवनी एक्सप्रेस 108, जो आप एम्बुलेंस जिसे जानते हैं, 108 नंबर का एम्बुलेंस, उस एम्बुलेंस का नाम क्या है? उस एम्बुलेंस का नाम है संजीवनी एक्सप्रेस। 25 जनवरी 2011 से इस संजीवनी एक्सप्रेस की शुरुआत हुई। जनता को आकस्मिक दुर्घटना में त्वरित चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एक एम्बुलेंस है, ठीक है। ये 108 क्या है? एक एम्बुलेंस है जिसका नाम क्या है? संजीवनी एक्सप्रेस है। इसमें 108 टोल फ्री नंबर है जो कि 24 घंटे 365 दिन आप कभी भी फोन लगा सकते हैं। एम्बुलेंस आपको ये सुविधा प्रदान करेगा, यानी कि आपको कोई हेल्थ इमरजेंसी है तो आप तक ये पहुंचेगा। इसमें टोटल 326 एम्बुलेंस, जिसमें 30 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी शामिल है, ये हमारे प्रदेश में संचालित है। 1 अप्रैल 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक कुल 1,66,512 मरीजों को 108 एम्बुलेंस, यानी कि देखिए इसे संजीवनी एक्सप्रेस या 108 एम्बुलेंस के नाम से भी जाना जाता है, 108 एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल पहुंचा करके सेवा प्रदान किया जा चुका है। नेक्स्ट है महतारी एक्सप्रेस, जहां पर संजीवनी एक्सप्रेस अगर आपको कोई भी मेडिकल इमरजेंसी है, कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, किसी को जो है आपके हेल्थ प्रॉब्लम है, किसी को अटैक आ गया, किसी को
जो है गंभीर रूप से बीमार है, उसे अस्पताल पहुंचना है तो 108 पे कॉल कर सकते हैं। अगर और वहीं पर जो दूसरा है आपका महतारी एक्सप्रेस, महतारी एक्सप्रेस नाम से ही स्पष्ट है, महतारी माता। 23 अगस्त 2013 को बिलासपुर से इस योजना की शुरुआत की गई। ये गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं का लाभ देता है। 108 से कैसे अलग है? महतारी एक्सप्रेस जो एक एम्बुलेंस है, इसके अंदर गर्भवती महिलाओं से संबंधित सपोर्ट सिस्टम होता है, यानी कि जो भी गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक पहुंचाने के बीच में अगर कोई इमरजेंसी की स्थिति आती है तो उससे संबंधित वहां पर पोर्टेबल मशीन उपलब्ध होते हैं। 102 इसका नंबर क्या है? संजीवनी एक्सप्रेस सेवा का नंबर है 108, इसका नंबर क्या है? 102। 24 घंटे 365 दिन काम करता है। 380 महतारी एक्सप्रेस एम्बुलेंस हमारे प्रदेश में संचालित है। योजना की शुरुआत यानी कि 2013 से लेकर के वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 1,02,226 यहाँ पे इसको काट देना, 226 हितग्राहियों को समय पर प्रसव संबंधित चिकित्सा सेवा एम्बुलेंस में देते हुए अस्पताल पहुंचाया गया है। किसी प्रकार की प्रसव संबंधित सहायता, प्रसव पूर्व जांच, नसबंदी या 1 वर्ष तक की बीमार नवजात शिशुओं हेतु निःशुल्क एम्बुलेंस सहायता प्रदान किया जाता है। प्रसव पूर्व जांच की भी स्थिति है तो भी, या फिर डिलीवरी का समय आ गया तो भी, या डिलीवरी के बाद जब तक बच्चे की आयु 1 वर्ष तक नहीं हो जाती तब तक जो है उसे निःशुल्क आपके एम्बुलेंस सहायता प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। ये आया था एग्जाम में, जिसको शॉर्ट में नाम जाना जाता है सुमन योजना के नाम से। सुमन योजना 10 अक्टूबर 2019 को इस योजना की शुरुआत हुई। गर्भवती महिलाओं को आश्वस्त सुरक्षित मातृत्व उपलब्ध कराने और साथ ही नवजात बच्चे को स्वास्थ्य सेवाओं की निःशुल्क उपलब्धता सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। योजना अंतर्गत राज्य के समस्त स्वास्थ्य केंद्रों को चिन्हांकित किया गया है। केंद्र सरकार की एक योजना है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है सुमन। सुमन योजना का संबंध किससे है? गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित मातृत्व उपलब्ध कराने से संबंधित है आपका सुमन योजना। ठीक, ये सुमन है। और एक है पीएम कुसुम, सुनने में सेम लगते हैं, वो कृषि से संबंधित है, और कुसुम कृषि से संबंधित है। सुमन जो है ये आपके गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका चिरायु योजना। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत चिरायु योजना की शुरुआत की गई हमारे राज्य में 15 अगस्त 2014 से, जिसमें 0 से 18 वर्ष आयु तक के बच्चों को 4Ds, ठीक है, 4D। अब ये 4D कौन कौन से है? डिफेक्ट्स इन बर्थ, यानी कि जन्म से अगर बच्चों में कोई आपके डिफेक्ट है, ठीक है। डिजीजेस, आपका डिफिशियंसीज, डेवलपमेंट डिलेस इंक्लूडिंग डिसेबिलिटीज का जांच और उपचार करना, ये 4Ds को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। देखिए कि कैसा इलाज होगा और क्या कवर होगा। बच्चों में जन्मजात अगर कोई हृदय रोग है, दिल की बीमारी है, मोतियाबिंद, कटे फटे होठ, टेढ़े मेढ़े हाथ, ठीक है, हाथ पैर, और 24 प्रकार की 24 बीमारियों के अंतर्गत चिन्हांकित बच्चों का उच्च स्वास्थ्य उपचार किया जाएगा। इसमें कुल आपके 44 प्रश्न पूछा जाएगा कि आपके चिरायु योजना के अंतर्गत कुल कितनी बीमारियों के अंतर्गत चिन्हित बच्चों का उच्च स्वास्थ्य उपचार किया जाता है? तो 44। ठीक, इसमें जो है स्वास्थ्य परीक्षण किए जाते हैं। 0 से 6 सप्ताह आयु के नवजात शिशुओं को डिलीवरी पॉइंट में स्टाफ द्वारा, जहां पे बच्चे की डिलीवरी हुई है वहां पे जो स्टाफ नर्स है उनके द्वारा उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। 6 सप्ताह से 6 वर्ष आयु के बच्चों का आंगनबाड़ी केंद्रों में जांच होगा, और 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों का शासकीय विद्यालयों में, जो गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल के माध्यम से चिरायु दलों के द्वारा उनका नियमित स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाएगा। यह है आपका चिरायु योजना। नेक्स्ट है आपका महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं। ये आपका जो अभी आपके महिला विभाग के द्वारा जो वैकेंसी आती है, ठीक, महिला पर्यवेक्षक की भी वैकेंसी आने वाली है, वहां पर ये सारी योजनाएं आपके लिए काम आएगी। मिशन शक्ति अम्ब्रेला योजना, देखिए मिशन शक्ति अम्ब्रेला योजना, ये जो महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत जो संचालित योजना है उसे 2 हिस्सों में बांटा गया है और उसे एक नाम दिया गया है अम्ब्रेला योजना, जो मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत है। एक है संबल और दूसरा है आपका सामर्थ्य। संबल जो कि महिला सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधित है, सामर्थ्य जो कि महिला सशक्तिकरण से है। एक महिला सुरक्षा से है और दूसरा महिला को सशक्तिकरण
आपका वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित है, आपका सामर्थ्य। तो महिला की सुरक्षा कैसे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सखी वन स्टॉप सेंटर महिला हेल्पलाइन नंबर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मतलब जिसमें महिलाओं के लिंगानुपात को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सखी वन स्टॉप सेंटर महिला हेल्पलाइन नंबर, अगर महिला किसी समस्या में फंसी है तो कॉल करके मदद ले सकती है। तो ये महिला सुरक्षा है। वैसे ही आपका महिला सशक्तिकरण, महिला मातृत्व वंदना योजना, सखी सदन, शक्ति निवास, ये क्या है आगे हम देखेंगे। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इस योजना की शुरुआत कब हुई, डेट इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 2017 को इस योजना की शुरुआत हुई। योजना अंतर्गत गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली, स्तनपान का मतलब बच्चों को दूध पिलाने वाली, स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित जन्म पर आर्थिक सहायता प्रदान करना। अच्छा, पहले ये क्या है, ये जब योजना शुरू हुआ था तब ये पहले जीवित जन्म की बात की गई थी। पहले जीवित जन्म जिसमें आपके लड़के भी हो सकते हैं या लड़की, कोई भी पहला बच्चा जो जीवित जन्म लिया है उसके लिए ये योजना शुरू किया गया था, महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए। माताओं की गर्भावस्था के समय कार्य न कर पाने के कारण जो आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई, पर्याप्त विश्राम व अच्छे पोषण हेतु भारत शासन के द्वारा लागू की गई एक योजना थी, जिसमें पहले जीवित जन्म के लिए योजना शुरू किया गया था। प्रथम संतान चाहे वो लड़का हो या लड़की हो तब 5,000 रुपए 2 किस्त में प्रदान किया जाता था। अब इसमें एक और नया जोड़ दिया गया कि द्वितीय संतान अगर बालिका होती है, पहले बच्चा चाहे लड़का हो या लड़की हो उसमें 5,000 रुपए मिलेगा। अगर द्वितीय संतान लड़की होती है, केवल गर्ल्स चाइल्ड अगर लड़की होती है तो उसमें 6,000 रुपए एक मुश्त प्रदान किया जाता है इस योजना के अंतर्गत। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखना कितनी राशि प्रदान हो रही है, क्या कंडीशन है, कथन आधारित प्रश्न पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को हुआ। इसमें जो है पहले जीवित जन्म शिशु पर 5,000 रुपए 2 किस्त में और द्वितीय बालिका जन्म होने पर 6,000 रुपए एक मुश्त प्रदान किया जाता है। यहाँ पे एक मुश्त के स्थान पर हटा करके लिख देगा 3 किस्तों में। तो ऐसे कथन आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नोनी सुरक्षा योजना। राज्य में घटते बाल लिंगानुपात तथा बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच बढ़ाने के लिए नोनी सुरक्षा योजना शीर्षक योजना दिनांक 1 अप्रैल 2014 से लागू किया गया। इंपॉर्टेंट है, हमारे छत्तीसगढ़ में जो आपकी छोटी बच्चियां होती है, जो बालिकाएं होती है, उसे कहा जाता है नोनी। ठीक है, छोटी लड़कियों को क्या कहा जाता है, नोनी। तो नोनी सुरक्षा योजना कब से लागू हुआ हमारे प्रदेश में, 1 अप्रैल 2014 से लागू हुआ। उद्देश्य प्रदेश में बालिकाओं की शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना, बालिकाओं के अच्छे भविष्य की आधारशिला रखना, बालिका भ्रूण हत्या को रोकना, बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच लाना, बाल विवाह पर रोकथाम करना। हमारे आज भी जो है समाज में बहुत से ऐसे रूढ़िवादी विचारधारा के लोग हैं जो बेटियों के जन्म को बोझ मानते हैं। बेटियों के जन्म यानी कि इनके पढ़ाई लिखाई में खर्चा होगा, जब ये बड़े होंगे तो ये दूसरे के घर चले जाएंगे, विवाह होकर के दूसरे के घर चले जाएंगे, दहेज देना पड़ेगा, बेटी पराया धन होती है, बेटा होता तो हमें कमा करके जो है बैठा करके खिलाता, लेकिन बेटी हमारे पास रहेगी, पढ़ेगी, लिखेगी, खाएगी, पिएगी और दूसरे के घर चले जाएगी। ऐसी जो है नकारात्मक विचारधारा हमारे प्रदेश के बहुत से स्थान में, प्रदेश क्या भारत के बहुत से स्थान में ये विचारधारा फैली हुई है। तो उसको कम करने के लिए अलग अलग योजना, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, वैसे ही प्रदेश सरकार के द्वारा आपकी नोनी सुरक्षा योजना चलाया जा रहा है। लाभार्थी छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को 1 अप्रैल 2014 के उपरांत, यानी कि जिस तिथि को योजना लागू हुआ, जन्मी अधिकतम 2 बालिका, ये इंपॉर्टेंट है ना, इसको थोड़ा ध्यान देना। 1 अप्रैल 2014 के बाद जन्मी अधिकतम 2 बालिका को योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा। विनियोजित पात्र एवं पंजीकृत बालिका के नाम पर भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 5 वर्ष तक 5,000 रुपए प्रति वर्ष अर्थात 25,000 रुपए विनियोजित किया जाता है। योजना पंजीकृत बालिका के 18 वर्ष तक विवाह न होने पर तथा कक्षा 12वीं तक शिक्षा पूर्ण होने पर वित्तीय सहायता 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। लाभान्वित योजना प्रारंभ होने से अब तक 1,26,434 हितग्राहियों को योजना अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। देखिए इसमें क्या है, LIC भारतीय जीवन बीमा निगम जिससे आप परिचित है, तो प्रदेश सरकार क्या कर रही है कि नोनी सुरक्षा योजना के अंतर्गत समाज या राज्य के स्थानीय निवासी बेटियों के जन्म को बोझ ना समझे, इसलिए उनके नाम पर बीमा कर रही है। 5 साल के लिए 5,000 रुपए प्रतिवर्ष डाला जाता है, अर्थात 25,000 रुपए विनियोजित किया जाएगा
और जैसे ही बालिका 18 वर्ष की हो जाएगी और उसका शादी नहीं हुआ है और उसने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली है, तो 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद 1 लाख रुपए उसे प्रदान किया जाएगा। ये है आपकी योजना। अधिकतम 2 बालिकाओं को लाभ मिलेगा जो कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार है और जिनका जन्म 1 अप्रैल 2014 के बाद हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका न्योता भोजन योजना। 16 अप्रैल 2024 को यह लागू हुआ, जबकि इसकी शुरुआत हुई 21 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर। मुख्यमंत्री यानी कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के जन्मदिन पर इसकी शुरुआत हुई थी आश्रम शाला ग्राम बगिया जशपुर। जो हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी है वो जशपुर जिले के बगिया ग्राम के ही रहने वाले हैं। तो वहां पे एक स्कूल है जहां से उन्होंने इस योजना की शुरुआत की। इसका संचालन शाला विकास समिति के द्वारा किया जाता है और यह पूर्णतः राज्य पोषित योजना है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना में समुदाय की भागीदारी जोड़ते हुए न्योता भोजन की अनूठी पहल है। इसका मतलब क्या है समझना। जैसे बहुत से संपन्न लोग क्या करते हैं, जब कभी भी उनका कोई खास दिवस होता है, यानी कि शादी की सालगिरह हो गई या बेटे का जन्म हो गया, बेटी का जन्म हो गया या माता पिता की एनिवर्सरी हो गई, तो ये क्या करते हैं, किसी अनाथ आश्रम में जाकर के वहां पर उसे सेलिब्रेट करेंगे, कहीं पर मंदिरों में जाकर के लंगर खिला देंगे, किसी अनाथालय में या किसी वृद्धाश्रम में जाकर के उनके लिए खाने की व्यवस्था कर देंगे। तो वैसे ही आपकी जन भागीदारी स्कूलों में भी सुनिश्चित की जा रही है न्योता भोजन योजना के माध्यम से। अगर आपका कोई विशेष दिवस है तो आप स्कूलों में आकर के, शासकीय स्कूलों में आकर के वहां के बच्चों के लिए अपने विशेष दिन को खास बना सकते हैं, वहां के बच्चों को खाना खिला करके। जैसे समाज के अग्रणी एवं सक्षम लोगों के जरिए न्योता भोजन में पौष्टिक एवं रुचिकर खाद्य सामग्री स्कूल बच्चों को अब नियमित रूप से उपलब्ध कराना। इसमें 3 प्रकार से जो है आपके न्योता भोजन के माध्यम से 3 प्रकार से स्कूल के बच्चों को खाना खिला सकते हैं। पूर्ण भोजन, शाला के सभी कक्षाओं को, यानी कि पहली से लेकर के 12वीं तक के जितने बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल में सभी को खाना खिला सकते हैं। आंशिक पूर्ण भोजन, यानी कि शाला के किसी स्कूल को आपको लग रहा है कि अगर आपको 5वीं क्लास के बच्चों को कराना है, जैसे आपके बच्चे का उम्र जो है काफी छोटा बच्चा है, वो 5th क्लास में पढ़ता है, तो आप गवर्नमेंट स्कूल के 5th क्लास के बच्चों को इकट्ठा करके उनके बीच में आप जो है उनको खाना खिला सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। या आपका अतिरिक्त पूर्ण पोषण सामग्री, अगर आपको ऐसे बीच में आके सेलिब्रेट नहीं करना है तो आप जो है राशन सामग्री भी मुहैया करा सकते हैं स्कूलों में। न्योता भोजन समुदाय के सक्षम लोग विवाह के वर्षगांठ, जन्मदिन, कोई राष्ट्रीय पर्व है, ठीक है, कोई राष्ट्रीय पर्व जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती आदि के विशेष अवसरों पर स्कूल के सभी बच्चों को पौष्टिक भोज्य पदार्थ उपलब्ध करा सकेंगे। ये इस योजना का मतलब है। नेक्स्ट है महतारी वंदन योजना। महतारी वंदन योजना जो कि 1 मार्च 2024 को इस योजना को लागू किया गया। इसका आदर्श वाक्य क्या है? महतारी वंदन योजना का आदर्श वाक्य है सशक्त महिला मजबूत प्रदेश। आदर्श वाक्य को भी याद रखना कि महतारी वंदन योजना का आदर्श वाक्य क्या है। उद्देश्य, महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे प्रारंभ किया गया। देखिए 1 मार्च 2024 को इस योजना की शुरुआत हुई और इसकी पहली किस्त जारी की गई आपके 10 मार्च 2024 को विवाहित महिलाओं के खाते में राशि प्रदान की गई। इसमें पात्र कौन होंगे? छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी हो, आवेदन के कैलेंडर वर्ष अर्थात जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है उस वर्ष 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम ना हो। यहां पे ध्यान देना, कथन आधारित प्रश्न में 21 की जगह 18 वर्ष भी कर देगा तो वो कथन क्या होगा? गलत होगा। जिस तारीख को आवेदन कर रही है उस तारीख को उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त महिला, विधवा महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई, तलाकशुदा जिसके पति ने उसे डिवोर्स दे दिया है, परित्यक्त महिला जिसके पति ने उसे छोड़ दिया है, को इस योजना के लिए पात्र होंगे। अब ये किस प्रकार से पात्र होंगे आगे आपको बताऊंगा। पंजीकृत, फरवरी 2026 तक की स्थिति में 68.47 लाख से अधिक महिलाएं इसमें पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है। लाभार्थी, इसमें जो है 1,000 रुपए प्रति माह यानी कि 12,000 रुपए सालाना डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बेनिफिशियरी ट्रांसफर के माध्यम से अंतरित किया जाता है। विशेष, जिन महिलाओं को सामाजिक सहायता व समाज कल्याण विभाग के विभिन्न पेंशन योजना से 1,000 से कम मासिक पेंशन मिल रहा है उन्हें अतिरिक्त राशि दे करके 1,000 रुपए प्रति माह किया जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे प्रदेश में चलता है इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, उसमें जो महिला है उस महिला को वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 500 रुपए की राशि मिल रही है। तो महतारी वंदन योजना जो आपके महतारी वंदन योजना जो है, इस महतारी वंदन योजना में अतिरिक्त 500 रुपए उसको प्रदान किया जाएगा ताकि इसे भी कुल 1,000 रुपए की राशि का लाभ मिल सके।
एक तो वृद्धावस्था पेंशन योजना से 500 रुपए उठा रही है, वहीं पर आपका 500 रुपए महतारी वंदन योजना से दिया जाएगा, तो टोटल 1000, यानी कि 1000 से अधिक की राशि नहीं हो सकती। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि तलाकशुदा महिला, परित्यक्त महिला, विधवा महिला, ये सारी लोगों को भी योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका महिला हेल्पलाइन 181। प्रश्न पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा घटना के मामलों में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 181 108 बोला मैंने, 181 181 महिला हेल्पलाइन राज्य में संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर अर्थात अथवा अन्य आपातकालीन सेवाओं के साथ सामान्य करना तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिला हेल्पलाइन 181 का संचालन 2016 से प्रारंभ किया गया है। प्रश्न पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ में महिला हेल्पलाइन नंबर 181 का संचालन कब से किया जा रहा है? 2016 से किया जा रहा है। जैसे महिलाओं को अगर कोई आपातकालीन स्थिति है तो इस नंबर पर कॉल करके वो तुरंत समाधान पा सकते हैं। नेक्स्ट है सखी वन स्टॉप सेंटर। इससे पिछले साल बहुत से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, प्रदेश के मुख्यालय रायपुर में भारत का प्रथम, ये इंपॉर्टेंट है, भारत का प्रथम वन स्टॉप सेंटर जुलाई 2015 में प्रारंभ किया गया। उसके बाद भारत के अन्य स्थानों पर भी खुले, लेकिन पहला खुला हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर में। सखी वन स्टॉप सेंटर में सभी वर्ग, यानी कि उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, एसटी, एससी, ओबीसी, सबकी बात हो रही है। सभी धर्म संप्रदाय की विवाहित, अविवाहित, विधवा, परित्यक्त महिला, बालिका, यानी कि पूरे फीमेल वर्ग की बात हो रही है। 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाएं भी इसमें सम्मिलित है को सलाह, सहायता, मार्गदर्शन, संरक्षण प्रदान किया जाता है इस सखी वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से। किसी प्रकार की सहायता हो, कोई भी सलाह लेना चाहते हो भी जो है इसमें अपनी सहायता ले सकते हैं। वन स्टॉप सेंटर द्वारा हिंसा पीड़ित संकटग्रस्त महिला 181 जो कि महिला हेल्पलाइन नंबर है उस पे, या 112 अथवा आपका अन्य माध्यम से तत्काल उस स्थान से हटकर आवश्यकता अनुसार निकटस्थ चिकित्सालय या आश्रय गृह में भिजवाया जाता है। जहां पे हिंसा हुआ वहां पे नहीं, उस वहीं पे समीप किसी दूसरे स्थान पर उन्हें भिजवाया जाएगा। सखी वन स्टॉप सेंटर में 5 बेड की व्यवस्था होती है, इसको थोड़ा समझना, जिसमें पीड़ित महिला को अधिकतम 5 दिवस अस्थायी रूप से आश्रय दिया जाता है। इसके अलावा संकटग्रस्त महिला बालिका को आवश्यकता अनुसार शक्ति सदन, नारी निकेतन, बालिका गृह इत्यादि में तत्काल आश्रय की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाती है। प्रश्न पूछा गया था कि सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत अधिकतम कितने दिवस का अस्थायी आश्रय प्रदान किया जाता है? 5 दिन का। ये एक अस्थायी आश्रय है, इन्हें परमानेंट नहीं रखा जाएगा। 5 दिन का जो है उन्हें आश्रय दिया जाएगा। उसके बाद उनका आयु कितना है, उम्र यानी कि उनकी एज क्या है, किस एज ग्रुप के अंतर्गत है और उन्हें क्या समस्या है, उसके आधार पर शक्ति सदन, नारी निकेतन, बालिका गृह, इसमें उन्हें जो है ट्रांसफर किया जाएगा, जो कि एक स्थायी आश्रय है। ये क्या है? अस्थायी आश्रय। ये जो सखी वन स्टॉप सेंटर बनाए जाते हैं उसमें 5 बेड की व्यवस्था है, यानी कि एक बार में 5 महिलाएं रह सकती है और अधिकतम 5 दिन के लिए रह सकती है। अब ये शक्ति सदन, नारी निकेतन क्या है आगे हम देखेंगे, और ये किस किस जिलों में संचालित है वो भी हम देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका पालना, आंगनबाड़ी सह पालना केंद्र। अब ये क्या है? उद्देश्य कामकाजी महिलाओं के 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल के लिए पालना केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। पालना यानी कि बच्चों का झूला। प्रदेश शासन द्वारा आंगनबाड़ी सह पालना केंद्र के रूप में संचालन किया जा रहा है। प्रत्येक पालन केंद्र आदर्श रूप से 25 बच्चों के लिए व्यवस्था यानी कि इसकी क्षमता होती है। कुल केंद्र की बात करें तो वर्तमान में प्रदेश में 184 पालना केंद्र संचालित है। इस डाटा को याद रखना। संबद्धता आपका प्रत्येक पालना केंद्र के निकट के आंगनवाड़ी केंद्र इससे जुड़ा होता है, यानी कि आंगनवाड़ी की निगरानी में पालना केंद्र बनाए जाते हैं। बच्चों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की सेवाएं भी मिलती है। जो बच्चों का जो देख रेख है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका करेंगी। जैसे कोई महिला है, उसके 0 से 6 वर्ष यानी कि काफी छोटा बच्चा है, 6 वर्ष से कम आयु के अगर बच्चे हैं और वो महिला कामकाजी है तो वो अपने काम में जाने से पहले उन्हें पालना केंद्र में छोड़ सकती है। पालना केंद्र में जैसे शहरी क्षेत्र में होता है आपका डे केयर सेंटर, बच्चों के लिए होता है आपके केयर सेंटर्स, चाइल्ड केयर सेंटर्स, तो वहां बच्चों को छोड़ करके माता पिता अगर दोनों कामकाजी तो वहां चले जाते हैं। तो वैसे ही आपका कॉन्सेप्ट पे है पालना। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 2350 बच्चों को इसका लाभ मिल चुका है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जिसकी शुरुआत वर्ष 2005-6 से हुई। छत्तीसगढ़ राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले यानी कि बिलो दी
पॉवर्टी लाइन, जीवन यापन करने वाले अथवा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत कार्डधारी परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम 2 कन्याओं को पात्रता शर्तों को पूर्ण करने पर विवाह कराया जाता है। 18 वर्ष से अधिक आयु की 2 कन्या, ठीक है। ये भी क्या है, आपके महिला सशक्तिकरण से ही संबंधित है, महिला सुरक्षा एवं संरक्षण से संबंधित है, हमने देखा था संबल, ठीक। इसमें सहायता राशि अधिकतम 50,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। पहले 25,000 थी, 2023-24 से इसे बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है और इसे भी 3 आपके जो है 3 घटक में प्रदान किया जाता है। आर्थिक सहायता सामग्री यानी कि जो दहेज के सामान गिफ्ट कहा जाता है 7,000 रुपए, श्रृंगार के लिए 6,000, उपहार के तौर पर जो है आपका 15,000 रुपए प्रदान किया जाता है। 1 मिनट, यहां गड़बड़ है ना, इसको हटाना, ये हट गया है ना, इसको शायद मैंने करंट अफेयर में भी इससे कवर कराया था, करंट अफेयर से इसको पढ़ना। आर्थिक सहायता सामग्री 7,000 रुपए, बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो है आपका 35,000 रुपए और आयोजन व्यय के रूप में 8,000 रुपए प्रति कन्या इसमें प्रदान किया जाता है। 2025-26 में 1,013 कन्याओं का विवाह इसमें संपन्न कराया गया है इस योजना के अंतर्गत। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था, उसको ऐड कर दिया जो कि मुख्य बिंदु में शामिल था। छत्तीसगढ़ में कुष्ठ रोग प्रभाव दर माह नवंबर 2025 तक की स्थिति में 1.69 प्रति 10,000 है, यानी कि कुष्ठ रोग का प्रभाव कितना है, 10,000 लोगों में 1.69 ये कुष्ठ रोग का प्रभाव है हमारे प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नूनी सशक्तिकरण सहायता योजना। 1 मार्च 2022 को दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक से इसका शुरुआत किया गया। ये छत्तीसगढ़ श्रम विभाग के द्वारा संचालित है, इसको ध्यान देना, ये महिला विभाग के द्वारा नहीं, श्रम विभाग के द्वारा संचालित है। श्रमिक परिवार की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार तथा उन्हें विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है मुख्यमंत्री नूनी सशक्तिकरण सहायता योजना के माध्यम से। श्रमिक परिवार के प्रथम 2 बेटियां, ठीक है, पहली 2 बेटियां जिनका उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और 21 वर्ष से अधिक ना हो, यानी कि 18 से 21 वर्ष के बीच, तथा वह अविवाहित हो, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता, 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता, 2 कन्या है तो दोनों को अलग अलग 20,000 रुपए, 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता एक मुश्त इसमें प्रदान किया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, महिला आवास एवं संरक्षण, जो अभी हमने कुछ देर पहले शक्ति सदन, नारी निकेतन ये पढ़ा ना, उसके बारे में है। ये क्या है, महिला आवास एवं संरक्षण, जैसे कि अभी हमने देखा सखी वन स्टॉप सेंटर में कोई महिला पहुंची, उसे सहायता दिया जा रहा है, अब उसे किसी एक सुरक्षित स्थान पर उसे देना, उसे जो है आश्रय देना है, उनकी बात है। शक्ति सदन, शक्ति सदन क्या है, शक्ति सदन जो है ये पूर्व संचालित स्वधारा गृह और उज्ज्वला गृह 2022 तक में से अलग अलग पढ़ाता था, लेकिन अब ये दोनों को समाहित कर दिया गया शक्ति सदन के अंतर्गत। पूर्व संचालित स्वधारा गृह और उज्ज्वला गृह योजना को समाहित किया गया शक्ति सदन के अंतर्गत। जो शक्ति सदन जो है ये है क्या, पहले इसको समझ लीजिए। संकटग्रस्त महिलाओं, विधवा, निराश्रित, तिरस्कृत, निराश्रित यानी कि जिसके ऊपर किसी का आश्रय नहीं है, कि ये निराश्रित, तिरस्कृत यानी कि जिसके पति ने उसे छोड़ दिया है, परित्यक्त महिला, सेम, बच्चों तथा महिलाओं की मानव तस्करी, जिनकी जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, व्यावसायिक यौन शोषण से पीड़ित ऐसी महिलाएं जो है इन शक्ति सदन में रखा जाता है। इस शक्ति सदन में केंद्र की भागीदारी 60%, जो भी परिव्यय होगा उसमें भागीदारी केंद्र का 60% रहेगा, जबकि राज्य सरकार की भागीदारी रहेगी 40%। योजना संस्था में लाभार्थियों को निःशुल्क आवास, रहने की सुविधा, निःशुल्क भरण पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण, विधिक सहायता यानी कि जो भी कानूनी केस लड़ने की सहायता है और पुनर्वास की जाती है, ये सारा चीज इसमें निःशुल्क प्रदान किया जाता है। किन्हें रखा जा रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान देना। हमारे प्रदेश में 3 शक्ति सदन संचालित है, काफी इंपॉर्टेंट है, कोरिया, कोरबा और सरगुजा में, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। नेक्स्ट है आपका सखी निवास। सखी निवास क्या है, सखी निवास जो कि व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं के कारण अपने परिवार से दूर रहने वाली कामकाजी महिलाओं, जॉब ट्रेनिंग की महिलाएं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही बालिकाओं के लिए सुरक्षित किफायती आवास उपलब्ध कराया जाता है सखी निवास में। कुछ महिलाएं जो कि अपने किसी कामकाज के चक्कर में अपने परिवार से दूर रह रही है, या उसका किसी दूसरे शहर में ट्रेनिंग हो रहा है, परिवार से दूर है ना, और जॉब ट्रेनिंग के लिए महिलाएं, उच्च शिक्षा अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए कोई बालिकाएं अपने परिवार से दूर है,
तो उन बालिकाओं को सुरक्षित किफायती आवास प्रदान किया जाता है। इसमें भी केंद्र और राज्य की भागीदारी 60:40 की रहती है। 60% केंद्र की भागीदारी, 40% जो है राज्य सरकार की भागीदारी रहती है। 4 जिलों में इसका संचालन किया जा रहा है, रायपुर, बिलासपुर, धमतरी और रायगढ़ में 6 सखी निवास संचालित है। ठीक है, 4 जिलों में 6 सखी निवास संचालित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है नारी निकेतन। 16 वर्ष से अधिक आयु की अनाथ कन्याएं, ठीक है, ऐसी कन्या जिनकी आयु 16 वर्ष से अधिक है और वो अनाथ है, विधवा, निराश्रित, परित्यक्त, अविवाहित माता यानी कि माताएं जिनका शादी नहीं हुआ, शादी से पूर्व ही वो आपके बच्चों को जन्म दे दी, तिरस्कृत, बेसहारा, समाज से प्रताड़ित महिलाओं को आश्रय प्रदान करता है आपका नारी निकेतन। संस्था में महिलाओं को निःशुल्क आवास, भरण पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण, पुनर्वास की व्यवस्था होती है। प्रदेश के 3 जिलों में रायपुर, सरगुजा और दंतेवाड़ा में नारी निकेतन संचालित है। कहां कहां पर नारी निकेतन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रश्न पूछा जाता है आजकल इस सेक्टर से क्वेश्चन आ रहा है कि प्रदेश के किस स्थान पर आपके शक्ति सदन संचालित नहीं है, किस स्थान पर नारी निकेतन संचालित नहीं है। ऐसे जो है आपके 3 देगा और चौथा कोई अन्य नाम दे देगा, दुर्ग दे देगा, वो आंसर गलत होगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका नवा बिहान योजना, घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण, ठीक है, आपका डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को आवश्यकता अनुसार परिवहन यानी कि उनके घर से सुरक्षित बाहर निकालना, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, आश्रय, पुनर्वास तथा परामर्श सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रदेश में नवा बिहान योजना संचालित है। इस योजना जिसके अंतर्गत 32 जिलों में संरक्षण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। महिलाओं के लिए संरक्षण अधिकारी छत्तीसगढ़ में कुल 33 जिले हैं। रायगढ़ जो आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़ है वहां पर अभी प्रक्रिया प्रगतिरत है, बाकी 32 जिलों में संरक्षण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है सुचिता योजना। 24 जनवरी 2017 को इस योजना की शुरुआत की गई। दूरस्थ अंचल की स्कूलों में किशोरी बालिकाओं को स्वच्छ एवं कम लागत की सैनिटरी नैपकिन सुगमता से उपलब्ध कराना। जो आपके बालिकाओं में, जो कन्याओं में जो माहवारी आती है, जो पीरियड्स का समय आता है, तो उसके लिए उन्हें सैनिटरी नैपकिन्स यानी कि पैड उपलब्ध कराया जाता है। हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूलों में सैनिटरी वेंडिंग मशीन, स्कूलों में जो है वॉशरूम के बाहर आपके सैनिटरी वेंडिंग मशीन लगा होता है, जहां से वो अपने लिए जो है अपने माहवारी के समय या पीरियड्स के समय वहां से सैनिटरी पैड ले सकती है और भस्मक उसे उचित तरीके से उसे भस्म यानी कि उसका निपटारा करना इकाई स्थापित किए जा रहे हैं इस सुचिता योजना के अंतर्गत दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, आंचलिक क्षेत्र में। नेक्स्ट है निक्षय पोषण योजना। निक्षय पोषण योजना का संबंध जो है टीबी रोग से संबंधित है। अप्रैल 2018 में केंद्र सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा निक्षय पोषण योजना की शुरुआत की गई। टीबी रोगियों के लिए पोषण सहायता प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत समस्त टीबी मरीजों को योजना के तहत पोषण आहार हेतु सहायता राशि प्रति माह 1000 रुपए 1 नवंबर 2024 से का भुगतान राज्य स्तर पर किया जा रहा है। ये याद रखना, टीबी के मरीजों को निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत कितनी सहायता राशि दी जा रही है, 1000 रुपए। हमारे प्रदेश में 4113 ग्राम पंचायत टीबी मुक्त ग्राम पंचायत घोषित हो चुके हैं 2024-25 तक की स्थिति में। राज्य स्तरीय निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ अभियान भी चलाया गया था। 7 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा 100 दिवसीय सघन अभियान चलाया गया था। टीबी संभावित व्यक्तियों तथा उच्च जोखिम समूह जैसे जो डायबिटीज के मरीज है, धूम्रपान का सेवन करते हैं, HIV संक्रमित है, 60 वर्ष से अधिक आयु है, इन्हें जो है टीबी होने का खतरा काफी रहता है। उनको जो है इस योजना टीबी संभावित व्यक्तियों को जो है उनका चिकित्सकीय परीक्षण किया गया। इस अभियान के अंतर्गत कुष्ठ जांच, वयोवृद्ध देखभाल, मलेरिया नियंत्रण के कार्यक्रम को भी जोड़ा गया था राज्य स्तरीय निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ अभियान के तहत। आंगनबाड़ी केंद्र 30 सितंबर 2025 तक की स्थिति में कुल 52,520 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। प्रश्न पूछा जाएगा कि सितंबर 2025 तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कुल कितने आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है, तो 52,520 आंगनबाड़ी केंद्र। अगर हम बात करें कि आंगनबाड़ी ग्रामीण एवं शहरी परियोजना क्षेत्र में 400 से 800 की जनसंख्या पर 1 आंगनबाड़ी, 800 से 1600 की जनसंख्या पर 2 आंगनबाड़ी केंद्र और 1600 से 2400 की जनसंख्या पर 3 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जा सकते हैं। वहीं अगर हम आदिवासी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र एवं दुर्गम क्षेत्र की बात करें तो 300 से 800 की जनसंख्या पर 1 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जा सकते हैं। वहीं पीएम जनमन के अंतर्गत हमारे प्रदेश में कुल 18 जिले शामिल है। आपको जो अध्याय 12 ग्रामीण वाला चैप्टर था उसमें मैंने बताया था कौन कौन से जिले हैं।
पीएम जनमन योजना के अंतर्गत पीवीटीजीएस पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी कि अबुझमाड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर, पहाड़ी कोरबा, इनके क्षेत्र 18 जिले शामिल है। इन क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र 150 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र खोला जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ महिला कोष। उनको जो है महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र पे ऋण उपलब्ध कराना, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अलग अलग योजनाएं संचालित है। एक है आपका ऋण योजना, जो कि छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत ऋण योजना, जिसकी शुरुआत 15/8/2003 से हुई। महिला स्व सहायता समूह, देखिए महिला स्व सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के गठन किए जाने पर 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। महिला स्व सहायता समूहों के गठन किए जाने पर, जैसे ही आपके महिला स्व सहायता समूह का गठन हुआ उसके बाद उन्हें 1 लाख रुपए दिया जाएगा, और वो भी जो दिया जाएगा 3% साधारण वार्षिक ब्याज। एक होता है साधारण वार्षिक ब्याज और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, और एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट 3% ब्याज पर जो है सिंपल इंटरेस्ट पे उन्हें ऋण दिया जाएगा। और स्व सहायता समूह प्रथम बार में अधिकतम 1 से 2 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। स्व सहायता समूह का गठन हो गया, उसके बाद अगर उनको ऋण की आवश्यकता है तो प्रथम बार में अधिकतम 1 से 2 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। ऋण वसूली 24 मासिक किस्तों में की जाएगी, यानी कि 24 किस्तों में उन्हें ऋण लौटाना होगा। सफलतापूर्वक ऋण वापसी करने पर अगर उन्होंने ये 1 से 2 लाख रुपए की जो राशि ली और उसे दिए गए समय पर उसे वापस लौटा दिया ब्याज के साथ, तो दूसरी बार उनका जो है ऋण की राशि बढ़ा दी जाएगी, यानी कि 2 से 6 लाख रुपए तक का ऋण ये ले सकते हैं। 3 माह के पश्चात, यानी कि जिस तिथि को उन्होंने ऋण लिया उससे अगले 3 माह कोई भी उनसे पैसा वसूला नहीं जाएगा। उसके बाद जो है 60 किस्तों में उन्हें पैसा जमा करना है जो उन्होंने ऋण लिया है 3% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर। तो ये है आपके ऋण योजना के अंतर्गत। इसमें ये तो स्व सहायता समूह की बात हो गई। इसके अंतर्गत यौन उत्पीड़न HIV पॉजिटिव महिलाएं भी शामिल है, जिन्हें 10,000 रुपए 3% साधारण वार्षिक ब्याज पर यह ऋण उपलब्ध कराया जाता है छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत। नेक्स्ट है सक्षम योजना। सक्षम योजना जिसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत 2009-10 में इसकी शुरुआत हुई। इसमें विधवा महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई है, 35 से 45 वर्ष आयु वर्ग की अविवाहित महिला, ऐसी महिला जिनका विवाह नहीं हुआ है, तथा कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिला जिनकी आयु 35 से 45 वर्ष है। वर्ष 2017-18 में यौन उत्पीड़न, HIV पॉजिटिव और तृतीय लिंग यानी कि ट्रांसजेंडर, इन्हें भी इसमें शामिल कर दिया गया सक्षम योजना के अंतर्गत। इस सक्षम योजना में क्या किया जाएगा? व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए ये जो आपके पात्र हितग्राही है, इन्हें व्यवसाय, खुद का व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए 2 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट है स्वावलंबन योजना। स्वावलंबन योजना छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत 2009-10 में इस योजना की शुरुआत हुई। विधवा महिला सेम 35 से 45 वर्ष आयु वर्ग की अविवाहित महिला, कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिला, 2017-18 से यौन उत्पीड़न, HIV पॉजिटिव और तृतीय लिंग को भी शामिल किया गया। इन्हें जो है व्यावसायिक दक्षता प्रदान कर उन्हें स्वावलंबी बनाने के आधार पर आय उपार्जन गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। यानी कि ये अपने आजीविका का साधन बना सके, इसके लिए इन्हें कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक, ऋण योजना के अंतर्गत 2017-18 से तृतीय लिंग को पात्र हितग्राही में शामिल किया गया, जैसे हमने देख चुके हैं। सक्षम योजना, इसकी बात हो रही है। ये सक्षम योजना में पात्र महिला उपलब्ध न होने पर 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग की सभी जरूरतमंद महिला जिनकी वार्षिक आय की सीमा 2 लाख तक हो, उन्हें ये योजना का लाभ हेतु पात्र होंगे। सबसे पहले 35 से 45 वर्ष आयु वर्ग में अगर उचित हितग्राही नहीं मिल रहे हैं, तब 35 से 45 के स्थान पर 18 से 45 कर दिया जाएगा। लेकिन इस एज ग्रुप 18 से 45 वर्ष के एज ग्रुप की जो महिलाएं हैं, उनका जो वार्षिक आय है वो 2 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है मिशन वात्सल्य योजना। ये मुख्यतः आपके बच्चों से संबंधित है। सबसे पहले है आपका, देखिए इसमें हम कुछ संरक्षण गृह के बारे में पढ़ेंगे। संरक्षण गृह यानी कि बाल अपराध संरक्षण गृह। सबसे पहले है आपका बाल संप्रेषण गृह। बाल संप्रेषण गृह क्या है? विधि के विरुद्ध यानी कि कानून के विरुद्ध, विधि के विरुद्ध कार्य करने वाले अंडर ट्रायल बच्चों को किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर बाल संप्रेषण गृह में रखा जाएगा। यानी कि उनके द्वारा कोई अपराध किया गया है और उन पे कोई कानूनी प्रक्रिया विचाराधीन है, यानी कि उनका केस चल रहा है, अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ है, उन पर अभी केस चल रहा है, अंडर ट्रायल है, तो उन्हें जो है अंडर ट्रायल यानी कि केस चलने तक की स्थिति में बाल संप्रेषण गृह में रखा जाएगा। देखिए बालकों के लिए 11 जिलों में आपके बाल संप्रेषण गृह संचालित है।
कौन कौन से? रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, कोरबा, दंतेवाड़ा, जशपुर, रायगढ़, राजनांदगांव तथा महासमुंद। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कितने जिले? 11 जिले कम से कम याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए। बालिकाओं के लिए 3 जिलों में राजनांदगांव, अंबिकापुर और जगदलपुर में बाल संप्रेषण गृह संचालित है। नेक्स्ट है विशेष गृह। किशोर बोर्ड न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर, ये क्या था? अंडर ट्रायल, यानी कि उस पर कानूनी प्रक्रिया विचाराधीन है, अभी उस पर दोष सिद्ध नहीं हुआ था। अब बात हो रही है दोष सिद्ध होने पर। अगर जैसे ही दोष सिद्ध हुआ तो दोष सिद्ध पाए जाने के उपरांत बच्चों को सुधारात्मक उपचार हेतु विशेष गृह में रखने का आदेश दिया जाता है। हमारे प्रदेश में बालकों के लिए 4 जिलों में दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर में, बालिकाओं के लिए 3 जिलों में राजनांदगांव, जगदलपुर और अंबिकापुर में विशेष गृह स्थापित है। नेक्स्ट है बाल गृह। देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता वाले ऐसे बच्चे जिन्हें दीर्घावधि के लिए आश्रय, देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता है, उन्हें बाल कल्याण समिति के आदेश पर बाल गृह में रखा जाएगा। ठीक है, हमारे प्रदेश में शासकीय बाल गृह की संख्या 6 और अशासकीय बाल गृह की संख्या है 35। नेक्स्ट है विशिष्ट दत्तक पुत्र अभिकरण। अब ये क्या है? अनाथ बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है, परित्यक्त बच्चे जिनके माता पिता ने उन्हें छोड़ दिया है, अभ्यर्पित बच्चे यानी कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता उन्हें पालने में सक्षम नहीं है और औपचारिक तौर पर उसे सौंपना चाहते हैं, तो जिन्हें दत्तक पर दिया जाना है, उन बच्चों के लिए कार्यवाही विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण के द्वारा किया जाता है, जिसकी क्षमता 10 बच्चों की होती है। यानी कि एक प्रकार से ये भी अनाथ आश्रम ही समझ लीजिए, जहां बच्चों को रखा जा रहा है। विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण 13 जिलों में है। रायपुर में 2, बिलासपुर में 2, रायगढ़, दंतेवाड़ा, महासमुंद, दुर्ग, कांकेर, कवर्धा, जशपुर, बस्तर, कोरबा, राजनांदगांव और जशपुर जिले में। ठीक। खुला आश्रय गृह। खुला आश्रय गृह क्या है? घुमंतु तथा सड़क पर कचरा बीनने वाले बच्चे, घुमंतु बच्चे जो कि घूम घूम करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहते हैं, सड़क पर कचरा बीनने वाले बच्चे जिनके परिवार का सहयोग नहीं मिलता, अथवा संकटग्रस्त ऐसे बच्चे जो कि बाल श्रमिक है पर बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत नहीं है। यानी कि बाल श्रमिक है, बाल श्रमिक की आयु क्या है? 14 वर्ष। 14 वर्ष से ऊपर आयु में अगर आप कार्य करते हैं तो कोई केस नहीं होता, उससे कम आयु के हैं तो वो बाल श्रमिक कहलाते हैं। बच्चे को मुख्य धारा में लाने व दिन रात आश्रय प्रदान किया जाता है खुला आश्रय गृह के अंतर्गत। बालकों के लिए 8 जिलों में और बालिकाओं के लिए 2 जिलों में। 8 जिलों में कौन सा? रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, कोरबा। बालिकाओं के लिए रायपुर और जशपुर, 2 स्थान पर आपके आश्रय गृह बनाए गए हैं। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ सेफ्टी। अब प्लेस ऑफ सेफ्टी क्या है? 16 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे जिनके विरुद्ध जघन्य अपराध कारित करने का आरोप है या दोष सिद्ध है, तथा 21 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जिन पर अपराध कारित करने का आरोप, जो कि अपराध कारित करते समय 18 वर्ष से कम आयु के थे। इसका मतलब क्या है? देखिए, प्लेस ऑफ सेफ्टी में क्या कहा जा रहा है? 16 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे जिन पर जघन्य अपराध का आरोप है। अगर आपको मालूम होगा निर्भया केस, पहले क्या था कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है आपके यानी कि उन्हें नाबालिग माना जाता था और उन पर जो है अलग प्रकार का केस होता था। लेकिन जब दिल्ली का निर्भया केस हुआ तो उसमें सबसे जघन्य अपराध करने वाला एक नाबालिग ही था, तो इसीलिए जो है 16 वर्ष का आयु उसे कर दिया गया है। अब अगर कोई 16 वर्ष का आयु है लेकिन वो नाबालिग है, नाबालिग होने के बावजूद अगर उस पर कोई जघन्य अपराध सिद्ध हो गया है तो उसे बाकी बच्चों के साथ नहीं रखा जाएगा, उसे अलग से प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाएगा। ठीक है। वैसे ही 21 वर्ष के आयु, 21 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, 21 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जब इन्होंने अपराध किया था तब इनकी आयु 18 वर्ष से कम थी, लेकिन जब तक इन पर दोष सिद्ध हुआ, केस पे केस बढ़ते गया, और जब तक इन पर दोष सिद्ध हुआ तब ये 18 वर्ष से अधिक आयु के हो गए, 21 वर्ष से अधिक आयु इनका क्रॉस हो गया, तब इन्हें जो है बाल गृह में ना रख करके इन्हें कहां रखा जाएगा? प्लेस ऑफ सेफ्टी में। प्लेस ऑफ सेफ्टी 5 जिलों में है, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर और आपके सरगुजा में। ठीक। नेक्स्ट देखिए, बाल संदर्भ योजना, वर्ष 2009 से इसे प्रारंभ किया गया। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना गंभीर कुपोषित बच्चों को कुपोषण के चक्र से बाहर ला करके कुपोषण के दर में कमी लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। योजना अंतर्गत गंभीर कुपोषित एवं संकटग्रस्त बच्चों को चिकित्सकीय परीक्षण की सुविधा, चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाइयां एवं आवश्यकता अनुसार बाल रोग विशेषज्ञ के परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के अंतर्गत। 2025-26 में माह सितंबर 2025 तक लगभग 64,244 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। नेक्स्ट है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना। कब शुरू किया गया? 29 मई 2021 को। उद्देश्य क्या है?
उन बच्चों को सहयोग करना जिन्होंने 21 मार्च 2020 से शुरू हुई कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान माता पिता या कानूनी रूप से जो अभिभावक थे या दत्तक माता पिता या जीवित माता पिता दोनों को खो दिया है, वे इसके अंतर्गत पात्र होंगे। इन्हें 10 लाख रुपए एक मुश्त प्रदान किया जाएगा। योजना के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा एवं 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 10 लाख रुपए की एक मुश्त रकम उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है, जो कि 23 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर उन्हें प्राप्त होगा। इस योजना के अंतर्गत हमारे प्रदेश से 160 पात्र हितग्राहियों को लाभ दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटियां बोझ नहीं होती, इस उद्देश्य से हरियाणा के पानीपत से 22 जनवरी 2015 को इस योजना की शुरुआत की गई। भारत सरकार द्वारा लिंगानुपात यानी कि प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या, यह कहलाता है लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो। भारत सरकार द्वारा लिंगानुपात दर में आई गिरावट को ध्यान में रखते हुए बच्चों के जन्म के समय लिंग का चयन तथा विभेद को समाप्त करने, बालिकाओं को उत्तर जीविका तथा उनकी सुरक्षा, बालिकाओं की शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर जो औसत लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 943 से निम्न स्तर पर आने वाले पूरे देश के 100 चिन्हांकित जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लागू किया गया। यानी कि जो राष्ट्रीय स्तर पर जो लिंगानुपात है उससे कम जिस भी जिले का लिंगानुपात है, ऐसे 100 जिलों का चयन किया गया। हमारे छत्तीसगढ़ का रायगढ़, जो कि वर्ष 2015 में इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में शामिल हुआ, बीजापुर जो कि 2018 में शामिल हुआ, इन जिलों का चयन हुआ था। मिशन शक्ति मार्गदर्शिका के अनुसार 2022-23 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में लागू कर दिया गया है। भारत भर में जितने भी राज्य है उसके सभी जिले में अब ये योजना लागू हो गया। यानी कि वित्तीय वर्ष 2022-23 से छत्तीसगढ़ के जितने भी जिले हैं, अभी वर्तमान 33 जिले, सब में ये योजना लागू है। ठीक, सबको शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बाल उदय योजना, जिसे आफ्टर केयर कार्यक्रम कहा जाता है। ये है क्या? आफ्टर केयर कार्यक्रम, इसको देखिए नाम से स्पष्ट है। बाल देखरेख संस्था से बाहर जाने वाले 18 वर्ष पूर्ण कर चुके बच्चों के पुनर्वास हेतु, जिन पर जो है बाल अपराध दोष सिद्ध हुआ था, उन्हें जो है बाल देखरेख संस्था में रखा गया और जैसे ही उनकी सजा पूरी हुई और वो बाहर निकले तो 18 वर्ष पूर्ण कर चुके बच्चों को उन्हें पुनर्वास किया जाएगा, दूसरे स्थान पर बसाया जाएगा और उनके लिए कुछ पढ़ाई लिखाई प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। बाल देखरेख संस्था में कम से कम 3 वर्ष तक निवासरत बालक इसमें जो है पात्र होंगे। योजना का लाभ, आयु सीमा सामान्य स्थिति में 21 वर्ष, अपवाद की स्थिति में 23 वर्ष और उच्च शिक्षा के लिए अगर वो आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो 25 वर्ष। इसमें जीवन यापन करने के लिए 7,000 रुपए प्रति माह प्रदान किया जाता है। 7,000 रुपए प्रति माह। मुख्यमंत्री बाल उदय योजना, इसके अंतर्गत 3,000 रुपए, मिशन वात्सल्य के अंतर्गत 4,000 रुपए और उच्च शिक्षा हेतु वास्तविक देय राशि प्रदान की जाती है। प्रमुख सुविधा, आवास, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वरोजगार, जीवन कौशल एवं स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। सितंबर 2025 तक की स्थिति में 100 बालकों को इससे लाभान्वित किया गया है। नेक्स्ट है संस्कार अभियान। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, संस्कार अभियान किस विभाग के द्वारा संचालित है? तो महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा संस्कार अभियान संचालित है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षण प्रदान करने हेतु प्रारंभ किया गया। प्रारंभिक बाल्यावस्था की सभी उप अवस्थाओं अर्थात गर्भावस्था, जन्म से 3 वर्ष, 3 वर्ष से 6 वर्ष आयु को शामिल किया गया है। इसमें योजना क्या है? इस अभियान के तहत क्षमता विकास, संसाधन सामग्री का विकास, वातावरण निर्माण, अनुश्रवण तंत्र, गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान संबंधित घटकों को शामिल किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से शाला पूर्व शिक्षा प्रदान किए जाने हेतु बाल केंद्रित एवं आयु आधारित पाठ्य चर्चा विकसित किए जाते हैं। यह है आपका संस्कार अभियान। अब नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण अभियान जो कि प्रदेश में संचालित है। एक है मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान। वर्ष 2020 से हमारे प्रदेश में यह अभियान की शुरुआत की गई। राज्य के बस्तर संभाग, मुख्यतः बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा अति संवेदनशील क्षेत्र है मलेरिया के मामले में। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। फाइलेरिया, जो कि वर्ष 2004 से इसका फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम हमारे प्रदेश में चलाया जा रहा है। रायगढ़, सारंगढ़, राजनांदगांव, बस्तर और खैरागढ़, ये जो है मुख्यतः इन क्षेत्रों में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान 10 मार्च 2024 से इसकी शुरुआत हुई। दिनांक 30 सितंबर 2030 तक की स्थिति में 165 बाल विवाह रोके गए हैं। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला अक्टूबर 2025 में आधिकारिक तौर पर भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित हुआ है।
भारत का पहला बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज, ठीक है, बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा है पूछा जाए तो बालोद जिला। सूरजपुर जिला बाल विवाह उन्मूलन की दिशा में एक रोल मॉडल बनकर उभरा। जिला प्रशासन ने 17 सितंबर 2025 को जिले के 75 ग्राम पंचायत को आधिकारिक तौर पर बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया है। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 6, जो मैंने बताया था शुरू में, इसके नए आंकड़े आए हैं। छठवां संस्करण जो कि 2023 से 24 के मध्य के आंकड़ों को दर्शाता है। 29 मई 2026 को ये आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण सूचकांक जारी किया गया। जारीकर्ता कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। इसके लिए नोडल एजेंसी है अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्था IIPS मुंबई। विस्तार का दायरा देश के 715 जिलों में लगभग 6.79 लाख परिवारों में ये आयोजित किया गया था, सर्वे किया गया था। इसके पहले 5 आपके नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट आ चुके हैं, एक 1992-93 का, 98-99 का, 2005-06 का, 2015-16 का और 2019-21 का। जो आपके आर्थिक सर्वेक्षण में है वो 2019-21 का है। आर्थिक सर्वेक्षण आने के बाद आपका ये रिपोर्ट आया। अगर आप देखेंगे जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट का कोई भी डाटा शामिल नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसे आर्थिक सर्वेक्षण में शामिल करके रखा है। इस बार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि DBT, डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर, स्व सहायता समूह और डिजिटल तथा वित्तीय साक्षरता जैसे नए क्षेत्र को इसमें जोड़ा गया है सर्वेक्षण में। हम यहां पर केवल छत्तीसगढ़ के आंकड़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहले है आपका कुल प्रजनन दर यानी कि फर्टिलिटी रेट प्रति महिला, यानी कि जन्म प्रति महिला। एक महिला अपने जीवन काल में अधिकतम कितने बच्चों को जन्म दे सकती है? ठीक, अगर बात करें शहरी क्षेत्र की महिलाएं तो अपने जीवन काल में 1.5 उनका प्रजनन दर है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का प्रजनन दर है 2, यानी कि अपने जीवन काल में अधिकतम 2 बच्चों को, औसतन 2 बच्चों को जन्म देती है। अगर देखिए इस तरफ जो है पिछले जो आपका रिपोर्ट था वो बताया गया है और ये अभी नए आंकड़े हैं। छत्तीसगढ़ का कुल प्रजनन दर कितना है पूछा जाए तो 1.9, ये एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का कुल प्रजनन दर कितना है? ये पहला वाला कॉलम है शहरी का, दूसरा वाला कॉलम है ग्रामीण का और ये है कुल। तो छत्तीसगढ़ का कुल प्रजनन दर है आपका 1.9, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है संस्थागत प्रसव। संस्थागत प्रसव यानी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अपने डिलीवरी, और कितनी आपकी महिलाएं, कितने प्रतिशत महिलाएं अपनी डिलीवरी अस्पतालों में जाकर के कराती है, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, शासकीय हो या निजी हो। तो आपके शहरी क्षेत्र में 94.6% महिलाएं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 85.4% महिलाएं। अगर ओवरऑल पूछा जाए तो प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल दोनों को मिलाकर के छत्तीसगढ़ की 86.9% महिलाएं अपना डिलीवरी अस्पतालों में कराती है। संस्थागत प्रसव केवल शासकीय, कितने प्रतिशत महिलाएं केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही प्रीफर करती है अपने डिलीवरी के लिए? शहरी क्षेत्र के 56.9, ग्रामीण क्षेत्र के 71.5 और ओवरऑल बात किया जाए तो 69.1%। 5 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में आपके नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या कितनी है? 6.2 शहरी क्षेत्र में, 7.9 ग्रामीण क्षेत्र में, ओवरऑल है 7.6। 15 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या शहरी क्षेत्र में 20.5%, ग्रामीण क्षेत्र में 25.8% और 24.7 है ओवरऑल। 7 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या शहरी क्षेत्र में 11.7, ग्रामीण क्षेत्र में 11.3, ओवरऑल है 11.4। बिजली युक्त घरों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या, ऐसे कितने परिवार हैं जिनके घरों में बिजली है? 99.6% शहरी क्षेत्र, 98.7% ग्रामीण क्षेत्र, ओवरऑल 98.9%। उन्नत पेयजल युक्त घरों में उन्नत पेयजल सुविधा घरों में प्राप्त जनसंख्या, यानी कि ऐसे कितने आपके घर है, कितने परिवार के घर जिनमें उन्नत पेयजल आपूर्ति की सुविधा है? शहरी क्षेत्र में 99.3, ग्रामीण क्षेत्र में 93.2 और 94.5 है ओवरऑल। पढ़ने में भी बोरिंग लग रहा है, लेकिन जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कथन आधारित, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इस बार तो बहुत उटपटांग टाइप के भी डाटा शामिल किए गए हैं। कितने लोगों के घरों में बिजली है, कितने लोगों को उन्नत पेयजल मिल रहा है, कितने लोगों को इंटरनेट कनेक्शन है। देखो, इंटरनेट का उपयोग करने वाले पुरुषों की संख्या ग्रामीण शहरी क्षेत्र में 82.5, ग्रामीण क्षेत्र में 74.9, ओवरऑल 76.4। इंटरनेट के उपयोग करने वाली महिला शहरी क्षेत्र में 74.4, ग्रामीण क्षेत्र में 49 और ओवरऑल 54.4।
स्वयं का मोबाइल फोन रखने वाली महिला, कितने महिला जिनके पास पर्सनल मोबाइल फोन है? 71.0, शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में 41.5, ओवरऑल 47.8। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका स्वयं का बचत बैंक खाता रखने वाली कितनी महिलाएं हैं जिनका खुद के नाम से एक बैंक अकाउंट है? तो ये जो है आपके ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में 91.2, ग्रामीण क्षेत्र में 94.0, ओवरऑल 93.4। बाल विवाह, 18 वर्ष से कम उम्र में लड़कियों का शादी हुआ है, शहरी क्षेत्र में 6.5, ग्रामीण क्षेत्र में 11%, ओवरऑल 10.1%। अब 5 वर्ष से कम आयु वर्ग में जो बच्चे का ग्रुप है उसमें बौनापन शहरी क्षेत्र में 21.7, ग्रामीण क्षेत्र में 28.5, ओवरऑल 27.5। दुर्बलता शहरी क्षेत्र में 19.3, 21.4, ग्रामीण क्षेत्र में ओवरऑल 21.1। गंभीर दुर्बलता 5.7% आपके शहरी क्षेत्र में, 6.9% ग्रामीण क्षेत्र में, 6.7 ओवरऑल। कम वजन अंडरवेट वाले बच्चे 29.3% शहरी क्षेत्र में, 35.6% ग्रामीण क्षेत्र में और 34.7% ओवरऑल। पढ़ने में अजीब लग रहा है लेकिन परसेंटेज ना कथन आधारित या सुमिलित कीजिए करके आपसे पूछ सकता है। ठीक है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2022-24 का मातृ मृत्यु दर का रिपोर्ट आया है आपके 20 मई 2026 को। देखिए, अगर बात करें राष्ट्रीय औसत कितना रहा, राष्ट्रीय स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर मातृ मृत्यु दर रहा आपका 88 प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर, यानी कि 1 लाख माताएं बच्चों को जन्म देने के दौरान 88 माताओं की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर। छत्तीसगढ़ में है 124, जिसमें 22 अंक की गिरावट दर्ज की गई है, जो कि बेहतरीन सुधार है। अभी रिसेंट 2026 में जो एग्जाम हुआ था उसमें 2021-23 का आंकड़ा पूछा था कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ का मातृ मृत्यु दर कितना है, वो था 146। अब इसमें 22 अंक का गिरावट दर्ज करके अभी 2022-24 में हो गया है 124। दोनों को याद रखना, पिछला था 146, अभी का 124। लेटेस्ट डाटा आने के बावजूद भी पिछला डाटा पूछा गया है एग्जाम में। देखिए, देश में तीसरा सर्वाधिक मातृ मृत्यु दर वाला राज्य है हमारा छत्तीसगढ़, उड़ीसा के साथ। ठीक है, स्थिति उतनी भी अच्छी नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर भारत का औसत मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मामूली सुधार के साथ 87 पर पहुंचा, जो कि पिछले चक्र में 21-23 में 88 था। भारत का मातृ मृत्यु दर संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के तहत 2030 तक 70 लाने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, सर्वाधिक मातृ मृत्यु दर है उत्तर प्रदेश का 154, सेकंड है मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर है हमारा छत्तीसगढ़ उड़ीसा के साथ संयुक्त रूप से 124 के साथ। उत्तराखंड है आपके चौथे नंबर पर 99 के साथ। सबसे कम मातृ मृत्यु दर है केरल, केरल में है 24, तमिलनाडु में 25, महाराष्ट्र में 37, आंध्र प्रदेश में 39 और तेलंगाना में 48। सतत विकास लक्ष्य 70 से कम MMR प्राप्त राज्य में केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे दक्षिण एवं प्रगतिशील पहले ही संयुक्त राष्ट्र के 70 से कम वाले लक्ष्य को इन्होंने पार कर लिया है। ठीक है, तो ये था आपका अध्याय 15 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य होता है समाप्त। किसी प्रकार डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए।